सीजन की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे देश को एक वायरस ने अपनी लपेट में लिया है, जिस कारण लोग इन्फेक्टेड होकर राक्षस बन रहे थे। तभी हम एक मिलिट्री कैंप को देखते हैं जहां एक इन्फेक्टेड इंसान पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। वहां एक डॉक्टर होता है जिसका ये मानना था कि इंसान पृथ्वी का सबसे बड़ा बोझ है जिसे खत्म हो जाना चाहिए। उस डॉक्टर के ख्याल में इंसान वायरस और राक्षस उनकी वैक्सीन है। मिलिट्री वालों को पता चलता है कि जिस ट्रक में इन्फेक्टेड पर्सन हाइंसू को ले जाया जा रहा था, जो आधा इंसान आधा राक्षस है, और उसे किसी ने अगवा कर लिया है। मिलिट्री वाले उसे वैक्सीन तैयार करना चाहते थे क्योंकि यही वो स्पेशल पर्सन था जो मॉन्स्टर न बनते हुए भी इंसानी शक्ल में था, यानी आधा मॉन्स्टर होने के बावजूद भी उसने अपने आप को मॉन्स्टर बनने से रोक रखा था। ट्रक को अगवा करने वाला कोई और नहीं, सैंग था, जो कि सबसे बड़ा राक्षस था जो किसी के भी शरीर को पोजेस कर सकता था। सैंग जानता था कि ये स्पेशल इन्फेक्टेड पर्सन है जिसकी मदद से वो हाइंसू जैसे इंसान बनाना चाहता था, जो आधे इंसान आधे राक्षस हों, जिनकी मदद से वो हर तरफ तबाही मचा सके। मिलिट्री वाले उनके पीछे लगे हुए थे और वो रेडियो ट्रांसमीटर से सैंग से बात करके पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो सैंग उनको चैलेंज देकर कहता है कि दम है तो तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ, फिर पता चल ही जाएगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन तभी हाइंसू को होश आ जाता है। वो सैंग को देखते ही पहचान जाता है और उस पर हमला कर देता है, क्योंकि उसने हाइंसू की गर्लफ्रेंड के शरीर से खुद को ठीक किया था और उसे खत्म कर दिया था। सैंग भी ओवर स्मार्ट था, वो हाइंसू को कामयाब कैसे होने दे सकता था। वो उसको पिछली सीट पर गिरा देता है। मिलिट्री वाले सैंग का पीछा करते हैं और उसको पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन सैंग उनसे 2 हाथ आगे ही था। वो एक ही वक्त में हाइंसू और मिलिट्री दोनों से लड़ रहा था। मिलिट्री वाले उसे रोकने को ब्रिज उड़ा देते हैं कि हर तरफ तबाही मचा जाते हैं, लेकिन वो उसे फिर भी रोक नहीं पाते। मसला ये था कि मिलिट्री वालों को हाइंसू जिंदा चाहिए था, इससे वो सिर्फ उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। हाइंसू सैंग पर हमला कर रहा था और सैंग उसकी काफी कुट लगाता है, जिसके बाद उसे शांति से बैठना पड़ता है। सैंग के निकल जाने के बाद एक सिपाही दूसरे से कहता है कि उस इन्फेक्टेड इंसान को जिंदा रखना इतना जरूरी क्यों है। तो दूसरा बताता है कि इसकी मदद से इन्फेक्टेड लोगों के लिए दवाई तैयार की जाएगी। अब बाकी स्पेशल इन्फेक्टीज को मार दिया जाएगा। इन्फेक्शन से बच जाने वालों को मिलिट्री कैंप ले जा रहे थे। सिपाहियों का बर्ताव उनके साथ बहुत बुरा था। वो लोग कैंप पहुंचते हैं और वहाँ के सिपाही थोड़ा सा शक होने पर एक आदमी को शूट कर देते हैं ताकि दूसरों में वायरस ना फैले, लेकिन वो आदमी मर जाता है और जो जिंदा होता है तो पता चल जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। उसके मरने के बाद उनको पता चलता है कि उसमें वायरस नहीं था, लेकिन सिपाहियों के लिए जैसी सब फीलिंग्स एक फन थी जिससे वो काफी एंजॉय कर रहे थे। वो बेचारे लोग इन्फेक्शन से बच गए थे। अब उनकी जिंदगी वैसे ही खतरे में थी कि उन पर जरा से शक उनके कत्ल होने का कारण बन सकता था। एक जगह पर लोग काम कर रहे हैं कि एक राक्षस अचानक उन पर हमला करता है। वहाँ सब लोग उसके डर से इधर उधर भाग जाते हैं। वो राक्षस सिर्फ इधर उधर भाग रहा था और किसी को कुछ नहीं कहता कि तभी वो एक बच्ची को रोते देखते उसे उसकी मॉम के पास छोड़ आता है। एक सर्जेंट अपनी टीम के साथ उस राक्षस को खत्म करने के लिए जाता है। वहीं पर उन्हें एक बेबी राक्षस मिलता है जिसकी मदद से वो बड़े राक्षस को अपनी तरफ आने से रोकते हैं और उसे खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। वो राक्षस बुरे नहीं थे, फिर भी उनको मार दिया गया। इससे एक ऑफिसर सिपाहियों को डांटते हुए कहता है कि हमने सिर्फ उन राक्षसों को मारना है जो इंसानों पर हमला करेंगे। यही कारण है कि इंसान राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाइंसू और सैंग एक मॉल में जाकर चेंज करने लगते हैं कि तभी हाइंसू सैंग से पूछता है कि तुमने मुझे वहाँ से क्यों निकाला। तो सैंग कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि वो तुम पर एक्सपेरिमेंट करते। हाइंसू कहते कि मुझे परवाह नहीं। तो सैंग कहते हैं कि वो लोग तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर देते। हाइंसू कहते हैं कि मुझे इंसानों को बचाना है, लेकिन सैंग को उसका भाषण कुछ खास पसंद नहीं आता। वो तो सिर्फ अपने बारे में सोचता था और हाइंसू को भी यही सिखाता है। हाइंसू के साथ रहने के लिए सैंग इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि वो बिला वजह किसी को नहीं मारेगा जब तक कि कोई उसके रास्ते में नहीं आए। सैंग का मकसद इन्फेक्टीज के पास जाने का था, जिस पर हाइंसू कहता है कि मिलिट्री वाले भी तो मुझे वहीं ले जा रहे थे, तो तुमने उनको क्यों रोका। सैंग कहता है कि वो लोग तुम्हें घसीटते हुए ले जाते और मैं तुम्हें स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ ले जाऊंगा। अगले सीन में हम ये को देखते हैं जो एक मेजर को बांदी बनाकर ले जा रही थी और इधर सैंग हाइंसू को इन्फेक्टीज के पास ले जा रहा था। तभी सैंग को हाइंसू की गर्लफ्रेंड का विजन आता है जिसके शरीर पर सैंग ने कब्जा किया हुआ था। उसके विजन की वजह से हाइंसू और सैंग का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ एक सिपाही बुरी तरह घायल होने पर हाइंसू को कहता है कि मुझे मार दो। तो हाइंसू बहुत दुखी होकर उसकी बात मान लेता है। एक्सीडेंट के कारण सैंग काफी घायल था, तो वो सर्वाइव करने के लिए बॉडी चेंज करने की कोशिश करता है, जिस पर हाइंसू उसका मजाक उड़ाता है कि वो एक पैरासाइट है जो इंसानों के बगैर बेकार है। हाइंसू उसे घसीटते हुए लैब ले जाने लगता है ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट करके इंसानों के लिए वैक्सीन बने। सैंग उसे बात में सुनाता है कि मैंने तुम इंसानों से बचाया और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। सैंग कहता है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। तभी मिलिट्री के लोग हाइंसू पर अटैक करके उसे मार देते हैं। तो सैंग उसे कहता है कि नर्क में तुम्हारा स्वागत है। जिसू जो बचने वाले लोगों के साथ गाड़ी पर जा रही थी उसे अपने भाई का विजन आता है। उसने जिसू से कहा था कि वो बैच वाले लोगों की सुरक्षा करे। प्रेजेंट में वो ड्राइवर करते सोल्जर्स के सर पर पिस्टल रखकर उसे कहीं ले जाने का बोलती है। सिपाही पिस्टल के डर से उसकी बात मानकर उसे एक जगह ले
ले जाते हैं जहाँ वो अपने भाई को ढूंढने लगती है। उसका भाई सीजन 1 में मॉन्स्टर्स के अटैक के दौरान गायब हो गया था और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। जिसू को उस जगह बहुत ढूंढने पे भी अपने भाई के टूटे हुए ग्लासेस और कुछ फोटोज के अलावा कुछ नहीं मिलता। तभी उसे एक लिस्ट मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि उसके भाई भी ऊपर बिल्डिंग गिरने के कारण उसकी मौत हो गई थी। ये देखकर जिसू काफी दुखी हो जाती है और उसी वक्त सिपाही मौका देकर जिसू और बाकी लोगों को बांध देता है ताकि उन्हें वहाँ से ले जा सके। तभी वहाँ बहुत सारे राक्षस सिपाहियों पर हमला कर देते हैं जिस कारण एक सोल्जर मर जाता है। दूसरा सिपाही जिसू और बाकी लोगों को राक्षस के हमले से बचाकर सेफली कैंप की तरफ ले जाता है। हाइंसू को बांदी बना के मिलिट्री कैंप में लाया जाता है ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट करके लोगों के लिए वैक्सीन बनाई जा सके। उसे एक तय खाने में रखा जाता है और उसके सामने एक मॉन्स्टर लाया जाता है। हाइंसू को डॉक्टर की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि इतनी तकलीफ उठा के यहाँ आने का शुक्रिया। जिस पर हाइंसू जवाब देता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर कहता है कि ये तो वक्त बताएगा कि तुम मदद करना चाहते हो या नहीं। हाइंसू कहता है कि मैं मदद करना चाहता हूँ ताकि ये मुसीबत जड़ से खत्म हो जाए। फिर हाइंसू पर बहुत सारा ब्लड फेंका जाता है जो देखकर मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और वो हाइंसू पर अटैक कर देता है। राक्षस हाइंसू पर हमला करता है लेकिन अचानक वो रुक जाता है क्योंकि राक्षस को कुछ मेमोरीज आती हैं जिससे उसे पता चल गया था कि वो बुरा नहीं है। इससे वो हाइंसू से कहता है कि मैं किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहता कि तभी वहाँ कुछ गाज आते हैं और इससे पहले कि हाइंसू कुछ करता वो गाज राक्षस को खत्म कर देते हैं जिस पर हाइंसू उदास हो जाता है। डॉक्टर हाइंसू से कहता है कि इस राक्षस ने हमारे बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया लेकिन तुमसे कुछ देर लड़ने के बाद वो रुक गया। तुमने उसके साथ क्या किया जो वो बिल्कुल शांत हो गया। डॉक्टर हाइंसू को बताता है कि राक्षस जब उनके काम के नहीं रहते तो वो इनको मार देते हैं। जिस पर हाइंसू कहता है कि फिर तो आप में और राक्षसों में कोई फर्क नहीं बल्कि राक्षस तुम लोगों से अच्छे हैं। डॉक्टर से कहते हैं कि मैंने तुम जैसा राक्षस नहीं देखा। जिस पर हाइंसू कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे वैक्सीन बना सकते हो। डॉक्टर जवाब देता है कि तुम्हारी मदद से वैक्सीन तो बना सकते हैं लेकिन इस सब में तुम्हारी जान भी जा सकती है। हाइंसू कहते हैं कि मुझे इस बात की परवाह नहीं, तुम वैक्सीन बनाओ। सैंग सोल्जर्स के अटैक के कारण डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए उसे लैब में रखा जाता है लेकिन वो राक्षस जो आसानी से कैसे मर सकता था। लैब में मौजूद डॉक्टर्स को खत्म करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। सैंग घाव की वजह से चल नहीं पा रहा था तो क्रॉलिंग करके खुद को घसीटते हुए एक रूम तक ले आता है जहाँ से अपना जैसा इन्फेक्टी नजर आता है जो वहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। सैंग उस इन्फेक्टी की बॉडी की मदद से खुद को ठीक कर लेता है। डॉक्टर हाइंसू से बात करके वापस जा रहा था कि उसकी मुलाकात ये से होती है जो वहाँ मौजूद एक स्पेशल इन्फेक्टी से मिलने के लिए आई है। ये स्पेशल इन्फेक्टी उस लड़की का फियांसे है। डॉक्टर उस लड़की को बताता है कि उसका फियांसे राक्षस बन गया है लेकिन वो फिर भी उससे मिलना चाहती है। डॉक्टर उसकी जिद के आगे हार मान के उसे इन्फेक्टी तक पहुँचाने में मदद करता है। ये उसी रूम में आती है जहाँ सैंग आया था और स्पेशल इन्फेक्टी की मदद से खुद को ठीक कर लिया था। वहाँ मौजूद इन्फेक्टी ये का फियांसे था जो सीजन 1 में साइंटिस्ट था और राक्षस के अटैक के कारण इन्फेक्टेड हो जाता है। ये उसको इस हाल में देखकर रोने लगती है कि तभी उसका पेट अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है और उसको लेबर पेन शुरू हो जाती है जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। सैंग जो खुद को ठीक करने के बाद से वहीं मौजूद था वो छुप कर ये सब देखने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर की प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में था जो डॉक्टर से वैक्सीन वाले ब्रीफकेस को खोलने का कहते हैं ताकि वो वैक्सीन लेकर राक्षस बनने से सुरक्षित रहे। डॉक्टर अपने फिंगरप्रिंट की मदद से ब्रीफकेस खोलता है लेकिन वो खाली होता है जिस पर प्राइम मिनिस्टर उस पर चलाने लगते हैं क्योंकि डॉक्टर ने वैक्सीन अपने पास छुपाई हुई है। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर से वैक्सीन के बारे में पूछते हैं लेकिन डॉक्टर बताने के लिए तैयार नहीं होता जिस पर प्राइम मिनिस्टर गुस्से में आकर डॉक्टर के हाथ को शूट कर देते हैं लेकिन डॉक्टर फिर भी नहीं बताता कि उसने वैक्सीन कहाँ छुपाई है। प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर के सामने सेफ्टी कैंप पे मिसाइल अटैक करते हैं ताकि डॉक्टर वैक्सीन का बता दे मगर डॉक्टर तब भी वैक्सीन का नहीं बताता। राक्षस के अटैक से बच जाने वाले सेफ्टी कैंप में पहुंच जाते हैं। सब लोगों को हाथ पर कट लगाकर चेक किया जाता है कि इन्फेक्टेड तो नहीं है। जो इन्फेक्टेड होता है उसे आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाती। उधर सर्जन को सेफ्टी कैंप पे प्राइम मिनिस्टर के हमले का पता चलता है तो वो उनकी प्राइवेट मीटिंग में जाके वहाँ प्राइम मिनिस्टर समेत बाकी सब लोगों को भी खत्म कर देता है लेकिन डॉक्टर को छोड़ देता है। फिर सेफ्टी कैंप से अटैक किए जाने वाले मिसाइल्स को रोका जाता है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और बहुत से लोग जान से जाते हैं। सैंग जो किसी तरह निकल कर हाइंसू के पास जाता है जहाँ उन दोनों की अच्छी खासी लड़ाई होती है। यही हाइंसू सैंग से कहते हैं कि खुद को राक्षस बनने से मत रोको क्योंकि यही तुम्हारी असल पहचान है। हाइंसू उसकी बातों में नहीं आता तो सैंग उसको स्टोन का बनाकर चला जाता है जिससे हाइंसू ना तो जी सकता था ना मर सकता था बस तकलीफ में रहता। ईगी को देखें तो उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसने बच्चे को जन्म दिया है लेकिन उसका बच्चा राक्षस होता है। इसी कारण उसका पेट अचानक से इतना बड़ा हो गया था। राक्षस के हादसा के 337 दिन के बाद अब सब लोग शेल्टर स्टेडियम में रह रहे थे। इन लोगों में सेफ्टी कैंप वाले लोग भी होते हैं और उनके साथ गैरों जैसा बर्ताव किया जाता है। इस कैंप में रोज काउंटिंग की जाती थी कि कोई सर्वाइवर कम तो नहीं। सर्जन ने इस कैंप में कर्फ्यू लगा रखा था ताकि कोई बाहर ना जा सके क्योंकि बाहर खतरा था। सर्वाइवर्स में से 2 लड़के चीफ के पास जाते हैं जिसके पति को ये उनने मारा था। चीफ
उन लड़कों को इस छत पे बाहर जाने की इजाजत दे देती है कि बदले में वो यून पर नजर रखेंगे। यून बाहर जाती है तो चीफ के छोड़े हुए बंदे उसके पीछे चले जाते हैं। यहीं यून को फ्लैशबैक आते हैं कि चीफ के पति ने उस पर हमला किया था, इससे उसने उसे मार दिया, जिसके बाद उसने उसके बाजू पर रेड बैंड बांध दिया था और फिर वो पूरे रास्ते रेड बैंड बांध कर चलती थी ताकि रास्ता याद रख सके। सर्जन अपनी टीम के साथ बाहर जाता है। वहाँ उसे एक लेडी राक्षस मिलती है जो ग्रीन थी। वो ना इंसानों पर हमला करती है और ना ही नुकसान पहुँचाती है। राक्षसी अपनी इंसानी नेचर पर ही अच्छा या बुरा बर्ताव करते थे। जो अच्छे इंसान थे वो राक्षस बनकर भी किसी को कुछ ना कहते थे। जो लाल राक्षस होते हैं वो इंसानों को देखते हैं, उन पर अटैक करके उनको पूरी तरह खत्म कर देते हैं। येलो वाले कुछ शांत होते हैं, ग्रीन वाले किसी को कुछ नहीं कहते, ना वो हमला करते हैं ना इंसानों को देखकर गुस्सा करते हैं। शेल्टर में चीफ काम के लोगों को अपने साथ बाहर ले जाती है। इन्हीं लोगों में से एक बूढ़ी औरत जिसको कैंसर होता है, उसका पाँव गलती से तार पर आ जाता है, जो देखकर एक सिपाही उसको बचाने के लिए पैर पकड़ के बैठ जाता है कि ब्लास्ट ना हो जाए। तभी वहाँ सर्जन भी आ जाता है और चेक करके बताता है कि तार फट भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि उसे इस तरह सेट किया था कि किसी का पैर आने पर ब्लास्ट हो सकती थी। इसी तरह बूढ़ी औरत की नाक में से खून निकलने लगता है, जिसका मतलब था कि वो भी इन्फेक्टेड है। ये देखकर वो कहती है कि मैं भागना नहीं चाहती बल्कि गायब होना चाहती हूँ, क्योंकि वो जानती है कि वो कैंसर से मर ही जाएगी। वही सोल्जर जिसने उस बूढ़ी औरत का पैर पकड़ा हुआ था वहाँ से उठकर एक जीप लाकर तार पे खड़ी करता है ताकि लेडी को वहाँ से हटा सके। लेडी वहाँ से हट जाती है लेकिन तार ब्लास्ट हो जाती है, जो सुनकर सारे सिपाही वहाँ आ जाते हैं। एक सिपाही को एक मिस्टीरियस लड़की मिलती है जो सो रही थी। वो सिपाही उसे जगा देता है तो वो लड़की उसे काबू में कर लेती है, बिल्कुल सैंकी की तरह। उधर यून का पीछा करने वाले उसे मारने के लिए उसके पीछे जा रहे थे ताकि वो यून को मार के चीफ के खास बंदे बन जाए, लेकिन यून उनसे पीछा छुड़वा कर एक रश वाली जगह पर चली जाती है। वो दोनों यून को ढूंढते हुए मिस्टीरियस लड़की के पास चले जाते हैं, जो उनमें से एक के शरीर पर कब्जा करके दूसरे को मरवा देती है। यून को देखे जैसे कहीं से राक्षस कूपन्स मिल जाते हैं जो लेकर वो जाती है कि तभी उस पे बहुत सारे राक्षस हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक राक्षस से बचाकर बाहर निकाल देता है। यून समझते कि ये राक्षस कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है, जो सीजन 1 के आखिर में खो गया था। वो उसे ढूंढते हुए उस जगह भी गई थी। यून रोते हुए अपने भाई को आवाजें देती है, उससे कहती कि मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। लेकिन उसके सामने वो ही मिस्टीरियस लड़की और यून का पीछा करने वाले 2 लड़कों में से जिसे मिस्टीरियस लड़की मरवाती है वो आ जाते हैं और काफी अजीब सिचुएशन बन जाती है। यून के सामने वो ही मिस्टीरियस लड़की आती है जिसके साथ वो लड़का भी था जो अब राक्षस बन चुका है। राक्षस यून पर हमला करने लगता है तो वो लड़की राक्षस को रोक देती है। वो यून से पूछते कि तुम यून हो, जिस पर यून हैरान होकर उसे देखती है। मिस्टीरियस लड़की यून से कहती कि वो सब राक्षस तुम्हारी वजह से चले गए और वहाँ से चली जाती है। सिपाही स्टेडियम की तरफ वापस जा रहे थे कि उन्हीं रास्ते में पता चलता है कि बहुत सारे राक्षस भी स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी सिपाहियों की गाड़ियाँ देखकर राक्षस उनके पीछे लग जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। सिपाही फायर गन्स की मदद से सब राक्षसों पर आग बरसाते हैं और उनको खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं कि तभी जैन एक लड़की को लेके आता है जो इन्फेक्टेड होता है। उसके बाजू पे एक निशान था जो मिस्टीरियस लड़की के टच करने की वजह से बना था, जिस कारण वो इन्फेक्टेड हो गया था। ये लड़की ऐसी राक्षसी जो किसी को भी टच करके उसे राक्षस बना देती थी। डॉक्टर इन्फेक्टी का ब्लड टेस्ट करता है, जो देखने के बाद वो परेशान होकर वापस स्ट्रक्चर की तरफ आता है तो वो इन्फेक्टी वहाँ से गायब होता है। डॉक्टर उसको ढूंढते हुए बाहर आता है तो वो देखता है कि चैन उसे जबरदस्ती वापस जाने का कह रहा था। डॉक्टर उस इन्फेक्टी से पूछता है कि तुम्हारे साथ बाहर क्या हुआ था। वो इन्फेक्टी बताने की कोशिश करता है लेकिन उसे याद नहीं आता, जिस कारण वो बता नहीं पाता। यून शेल्टर स्टेडियम में वापसी आती है तो अपने बंदों के मरने पर चीफ उससे में थी, जो उससे पूछती है कि तुम और कितने लोगों को मारना चाहती हो। तो यून जवाब में कहती है कि मेरा पीछा करवाना बंद करो। चीफ कहती है कि मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ लेकिन तब मारूंगी जब तुम एक राक्षस बन जाओगी, ताकि मैं तुम्हारी तरह कातिल ना बनूं। यून वहाँ से निकल कर खुफिया रास्ते से बाहर की तरफ आती है तो एक सिपाही भी उसका पीछा करते उस तक पहुँचता है। वहीं पे यून को फिर से वही मिस्टीरियस लड़की नजर आती है जो यून से पूछती है क्या तुम अपने भाई से मिली हो। यून पूछती है कि तुम मुझे कैसे जानती हो, क्या मेरे भाई ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है। जिस पर वो लड़की कहती है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहती तो मेरे साथ आओ, और साथ ही अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। यून उसका हाथ पकड़ने ही वाली थी कि उसके पीछे आने वाला सिपाही उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और उसे कहता है कि ये अकेली नहीं है। तभी हमें दूर से ये नजर आती है जिसके हाथ में पिस्टल है और वो कहती है कि मैं शूट नहीं करूंगी, मुझे बस ये लड़की चाहिए। यून उसे देख कर हैरान होकर पूछती कि तुम जिंदा हो। यून आगे बढ़ने लगती है तो ये उसे चला कर रोकती है कि इस लड़की से दूर रहो। मिस्टीरियस लड़की कोई और नहीं बल्कि ये की बेटी है जो किसी को भी टच करके उसे राक्षस बना देती है। ये की बेटी अपनी मॉम के पास जाकर अपने हाथ उसके आगे कर देती है जिन्हें वो बांध देती है। यून ये से बात करने की कोशिश करती है जिस पर ये कहती है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यून पीछे से ये को आवाजें देती है और उसके पीछे जाने के लिए भागती है। उसके पीछे आकर जाने से रोकता है लेकिन यून उसे धक्का देके ये के पीछे जाती है। डॉक्टर अपने इन्फेक्टी पेशेंट को वहाँ लेके आता है जहाँ उसकी माँ को आइसोलेट किया गया था क्योंकि वो बिग इन्फेक्टी थी। वो इन्फेक्टी अपनी माँ के पास आता है और उसे एक दवाई पिलाता है जो कि जहर है। वो अपनी माँ से कहता है कि अब तुम्हारे सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। उसकी माँ दवाई पीने के बाद भी जिंदा रहती है जो देख
देख के वो गुस्से में आ जाता है। डॉक्टर पीछे खड़ा ये सब देख रहा था और वो इन्फेक्टी को उसकी माँ के पास इसीलिए लेके आया था ताकि उसके अंदर के राक्षस को जगा सके, क्योंकि डॉक्टर को लड़की के ब्लड में राक्षस वाले सिम्टम्स नजर आए थे। डॉक्टर उसके अंदर के राक्षस को जगाने में कामयाब हो जाता है। मॉम को मरता ना देखकर उसके अंदर का राक्षस जाग जाता है और अपनी माँ को ही मारने लगा है, लेकिन उसकी बॉडी फट जाती है जिसके टुकड़ा ब्लड डॉक्टर के ऊपर भी गिरता है। यून ये को ढूंढ रही थी और चांद फिर से उसका पीछा करते उस तक पहुँच जाता है। चांद उसे उठाकर वापस ले जाने की कोशिश करता है तो यून उसे मार के खुद को उससे अलग करती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। यून फिर से आगे की तरफ जाती है, लेकिन आगे एक खाई होती है। चांद उसे आवाज देके उस तरफ जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो उस खाई के अंदर लटक जाती है। चांद उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ कोई आता है चांद को धक्का देता है, जिस कारण यून और चांद दोनों खाई में गिर जाते हैं। यून और चांद खाई से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। तभी उन्हें बाहर से राक्षस के बोलने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो वहीं पे एक तरफ को छुप जाते हैं। यून चांद को बताती है कि कोई राक्षस है जो मुझे बाकी सब राक्षस से बचाता है। चांद उसे पूछता है तो वो इमोशनल होकर उसे बताती है कि वो राक्षस मेरा भाई है और मैं उसे मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। अचानक फिर से कोई रस्सी फेंकता है। यून रस्सी की तरफ जाती है तो चांद कहते कि राक्षस भी हो सकते हैं, जिस पर यून कहते कि राक्षस कभी रस्सी ना फेंकते। यून चांद की मदद से रस्सी पकड़कर खाई से बाहर निकल जाती है और फिर वो चांद को भी बाहर निकालती है। ये सो रही है और उसकी बेटी उसके पास आकर उसकी आंख पे से पट्टी उतारती है जो जख्मी हो गई थी। ये आंख खुलती है तो उसे खुद से दूर कर देती है। ये उससे पूछती है कि तुमने फिर से किसी को टच करके राक्षस बनाया, तो वो हाँ कहती है। ये सुनकर ये उस पर चलाती है और उसे एक रूम में बंद कर देती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये की बेटी छोटी थी तब उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। ये अपनी बेटी को एक रूम में छुपाकर उन लोगों से लड़ते हुए जख्मी हो गई थी। एक आदमी उसकी बेटी तक पहुंच जाता है। वो भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने गोलियां चला दी थी। तब तक ये भी वहाँ पहुँच गई थी कि ये की बेटी मरती तो नहीं लेकिन बच्ची से बड़ी हो जाती है, जो उस पर फायर करता है, लेकिन उसने उस आदमी की बॉडी पर कब्जा करके उसे राक्षस बना दिया था। वापस प्रेजेंट में आई तो ये की बेटी खुद को उस कमरे में आग लगाने की कोशिश करती है, जिस पर ये उसे फौरन वहाँ से निकाल के बाहर ले आती है। तो वहाँ एक बेबी राक्षस होता है जो उन दोनों की तरफ आता है। ये उस पर गोली चलाती है, जिस पर उसकी बेटी उसे ऐसा करने से मना करती है। वो राक्षस पानी में कूद जाता है। उसकी बेटी उससे कहती है क्या आप मुझे भी इस तरह मार दोगी क्योंकि मैं भी एक राक्षस हूँ। वो ये से कहती है कि आप मुझसे डरती हो और मुझे गलती के अलावा कुछ नहीं समझती, इससे आपको मुझसे डर लगता है, मुझे छोड़ना चाहती हो। ये सुनकर ये को फिर से फ्लैशबैक आता है जब वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वैसा नहीं कर पाती। प्रेजेंट में देखें तो ये बेटी पानी में कूद जाती है, जो देख के ये उसे बचाने के लिए उसके पीछे पानी में छलांग लगा देती है। यून चैन को वहीं छोड़ के वहाँ से भाग जाने में कामयाब हो जाती है। वो ये को ढूंढते हुए दूर निकल आती है और वहीं उसे ये की बेटी मिलती है। यून उससे ये का पूछती है और तभी उसे पता चलता है कि मिस्टीरियस लड़की ये की बेटी है। वो यून को धक्का देती है, जिस कारण वो एक गहरी खाई में जा गिरती है, लेकिन जब वो गिर रही थी तभी वो देखती है कि एक राक्षस उसको बचाता है। ये वो ही राक्षस था जिसने पहले भी इनको काफी बार बचाया था, और राक्षस कोई और नहीं बल्कि हमारा हाइंसू है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये अपनी बेटी को जन्म देती है तो ये देखने के बाद वो एक राक्षस है, ये उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वैसा नहीं कर पाती। उसे अकेला छोड़ देती है। हाइंसू उसकी बेटी को बड़ा करता है, लेकिन फिर एक दिन ये हाइंसू से अपनी बेटी को वापस ले लेती है। ये को विश्वास हो गया था कि उसकी बेटी एक राक्षस है, इससे ये उसके हाथों पर ग्लव्स चढ़ा देती है ताकि उससे दूसरे इंसान सुरक्षित रहे। वो अपनी बेटी को ग्लव्स का बिना उतारने का कहती है। प्रेजेंट में वापस आए तो यून को हाइंसू बचाकर खाई से बाहर ले आता है। यून हाइंसू को रोकने की और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। हाइंसू ये की बेटी से पूछता है कि तुमने यून को धक्का क्यों दिया, तो हम उसे पसंद नहीं करती क्योंकि उसकी वजह से आप मेरे दोस्तों को दुख देते हो और हमेशा उसके आसपास रहते हो। हाइंसू से अपने साथ घर चलने का कहता है, लेकिन वो बताती है कि घर में आग लगी हुई है। हाइंसू तुरंत वहाँ से भागता है ताकि ये को बचा सके। वो घर में से ये और एक बेबी राक्षस को बचाकर निकाल लेता है। ये बहुत जख्मी हो गई थी। वो हाइंसू से कहती है कि मुझे आपकी बेटी को मार देना चाहिए क्योंकि वो एक राक्षस है, जिस पर हाइंसू हैरान होकर पूछता है क्या तुम वाकई अपनी बेटी को मारना चाहती थी। ये कहती है कि मैं उसकी माँ बनने के लायक नहीं हूँ। हाइंसू उसकी बात सुनकर उसे कहता है कि राक्षस भी काइंड हार्टेड होते हैं। उसे बताता है कि इस बेबी राक्षस ने तुम्हें बचाया है। यून वापस वहीं आती है जहाँ उसे और चैन को कैद किया गया था। वहाँ आके उसे पता चलता है कि सर्वाइवर ने चैन को जहर पिला दिया है। दूसरा सर्वाइवर कुछ देर के बाद चैन के लिए एंटीडोट ढूंढ के लाता है, जिससे वो ठीक हो जाता है। तभी वहाँ हाइंसू आता है जिसने अपनी कमर पर ये को उठा रखा था। वो वहाँ यून से मदद लेने आया था, लेकिन उसको देखकर सर्वाइवर्स में से एक हाइंसू पर गोली चला देता है। शेल्टर स्टेडियम में राक्षस की मौजूदगी का शक होता है क्योंकि उनको वहाँ राक्षस की आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर सब लोगों को एक जगह जमा किया जाता है। सर्जन अपने सिपाहियों को सबके सामने उनके बॉडी पे कट लगवा के उनके राक्षस ना होने का विश्वास दिलाता है। सर्जन बाकी सब लोगों से कहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए हमारे साथ कोऑपरेट करें और इसी तरह अपनी बॉडी पर कट लगाकर हमें यकीन दिलाएं कि किसी में भी राक्षस वाले सिम्टम्स नहीं है। ये सुनकर चीफ सर्जन को कहते हैं कि पहले आप अपने राक्षस न होने का विश्वास दिलाएं, जिस पर सर्जन अपने बाजू पर कट लगाकर उन्हें दिलाता है कि वह राक्षस नहीं है। यून, हाइंसू और चैन तीनों मिलकर ये को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये
ये की बॉडी में बहुत ज्यादा कार्बन होता है जिसको खत्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी। उनके पास ऑक्सीजन न होने के कारण वो ये को नहीं बचा पाते। तभी यून हाइंसू से अपने भाई के बारे में पूछती है कि वो कैसा था, क्योंकि आखिरी बार वो हाइंसू के साथ था। हाइंसू वहाँ से उठकर आ जाता है क्योंकि वो उसको ये की बेटी को उनको यहाँ लाना था ताकि वो आखिरी बार अपनी मॉम से मिल सके। हाइंसू ये की बेटी के पास आता है और साथ चलने का कहता है, जिस पर वो कहती है कि मुझे ये उनसे नहीं मिलना क्योंकि वो अपनी मॉम से नफरत करती है। हाइंसू उसे किसी तरह मनाकर ये से मिलने के लिए लाता है। ये अपनी बेटी को देखकर उसे माफी मांगती है कि वो तो ये को टच करके उसे राक्षस बना देती है। ये वहाँ से भागना चाहती है तो हाइंसू उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान हाइंसू उसका माइंड पढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि हाइंसू एक राक्षस होने के साथ साथ दूसरों का माइंड भी पढ़ सकता था। हाइंसू को ये की माइंड रीडिंग से पता चलता है कि ये अभी अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी और जहाँ सब राक्षस हैप्पीली रह रहे थे अब ये वहाँ भी खुश नहीं थी। हाइंसू का शरीर उसका राक्षस वश में कर लेता है और वह इंसान से राक्षस के रूप में आ जाता है और यून से कहते हैं कि हाइंसू को छोड़ दो। तो वो कहता है कि मैं भी हाइंसू ही हूँ, वही हाइंसू जो आधा इंसान और आधा राक्षस था। हाइंसू यून के करीब आने लगता है जिस पर यून डर के उससे पीछे हटने लगती है। डॉक्टर लेबोरेटरी में था और वहीं वो सैंग से मिलता है। डॉक्टर से पहचान नहीं पाता और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो सैंग जवाब देता है कि तुम्हारा पहला सब्जेक्ट। अभी डॉक्टर को अपने पीछे नाम जो उसका पहला सब्जेक्ट ये का फियांसे था उसकी डेड बॉडी नजर आती है। सैंग ने नाम के शरीर पर कब्जा करके खुद को ठीक किया था और अभी तक वो उसी की बॉडी के साथ चल रहा था। सैंग डॉक्टर से कहता है कि तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत बेचैन था। और यहीं पे सीजन का एंड हो जाता है, यानी जल्द ही इसका 3rd सीजन भी आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।